अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अभी स्कूल ऑफ ओ एंड ए लेवल। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी आखिरी यानी कि तीसरी टर्म क्लास है और इसमें हम पास पेपर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होंगे, एक एमसीक्यूज भी होगा। हम देखेंगे कि हम हर क्वेश्चन को उसकी रीजन, उसके मेन कंसेप्ट के साथ लिंक करके समझ रहे होंगे। और जब हमारी लाइव क्लास अरेंज होगी तो तब हम अभी डिस्कस कर लेंगे कि आया कि पास पेपर क्वेश्चन को कैसे करना है, यानी कि एक ही बार में पहले एमसीक्यूज करने हैं सारे पास पेपर के पिछले 10 साल की। फिर शॉर्ट क्वेश्चन करने, फिर लॉन्ग क्वेश्चन या न्यूमेरिकल करने, इस तरह से। या एक ही पेपर को जैसे सीक्वेंस में क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, उस तरह से किया जाए। तो ये हम म्यूचुअली डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। हाँ, हम उसी तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पास्ट पेपर क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की या ट्रांसफार्मर रिलेटेड क्वेश्चन के रिलेटेड होंगे, हम इंशाल्लाह आज वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चलिए थोड़ी सी पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारे दोनों टॉपिक्स की। और इस तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी डेवलप हो जाएगी क्वेश्चन के रिलेटेड। तो हमारा जो मेन टॉपिक है पहला वो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसके सब टर्म्स बनते हैं और दूसरे ट्रांसफार्मर की कि न्यूटन लॉ है क्या ग्रेविटेशन का। उसकी और सबसे अहम चीज जो है वो वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी विद हाइट। हम इस लेवल पर से हाइट पर पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह अगर आप हायर क्लास में जाएंगे फिजिक्स की तो आप उसकी जो वेरिएशन है विद डेप्थ एज वेल वो भी आप पढ़ेंगे। ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं वो रिवाइज करेंगे, और पावर लॉस एंड ट्रांसमिशन लाइन, और हाउ टू कैलकुलेट द स्कैटरिंग वोल्टेजेस और नंबर ऑफ स्कैटरिंग कॉइल इन ट्रांसफार्मर। तो इनके जो भी शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होंगे इंशाल्लाह तो मैं डिस्कस करते हैं। तो चलें सबसे पहले ग्रेविटी। एवरी mass attracts every other mass. This is a simple definition of Newton law of gravitation। और लॉ ही है क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान डिस्टेंस होता है उसके स्केल की। अगर हम दोनों को कनेक्ट करें, लिंक करें दोनों इक्वेशन को, तो फोर्स है it is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। अगर हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो इक्वल साइन आएगा और उसके बाद एक कांस्टेंट आएगा, कैपिटल बी, जिसे हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है। ये फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है और ये मैसेज पर डिपेंड करती है और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है। अच्छा चलें, इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन ये है कि दो मासेस हैं और दे आर स्प्लिटेड बाय डिस्टेंस आर। फॉर एग्जांपल, एक आपका मैस m1 है और एक आपका मैस m2 है। और इनके दरमियान जो सेपरेशन डिस्टेंस है इनकी सेंटर की दरमियान, याद रखिएगा जब भी आप डिस्टेंस लेंगे किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स का तो वो उनके सेंटर के दरमियान से होगा। वो क्या है, वो आर है। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, इफ द डिस्टेंस इज डबल, तो फोर्स पर क्या असर पड़ेगा। ये आई थिंक जब हम डेमो 1 किया था तो उसमें डिस्कस किया था। चलें, अब आपकी मर्जी, आप ये शॉर्ट फॉर्म ले लें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, जो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के रिलेटेड है, या आप कंप्लीट ला लें। चलो मैं कंप्लीट लिख लेता हूँ। तो हमारी जो एक्चुअल फोर्स है, आप कह लें या ओल्ड फोर्स है, जब डिस्टेंस आर था इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, तो वो था m1 m2 आउट ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा केस 1 है, इक्वेशन 1 है, जब distance between both objects are now the new condition is distance is going to be doubled। now we will put r is equal to 2r। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्टेंस पहले 2 किलोमीटर था तो अब उसका डबल हो गया है, 4 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, आर से 2r हो गया है। तो हम इसी फार्मूला में आर की जगह 2r पुट करेंगे। तो फोर्स पहले क्या लेते हैं कि फोर्स जो न्यू फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, मैसेज भी कांस्टेंट रहेंगे, ये भी चेंज नहीं होंगे। हाँ, आर की जगह हम 2r लेते हैं और वो उसके इसका अब होगा क्या, ये एज इट इज आ जाएगा।
अब 2 का स्क्वायर 4 है और R का स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इसे देखें, इसको और इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे, ये और कुछ भी नहीं है, आपकी फोर्स है, ओल्ड फोर्स कह रहे हैं। तो जब जैसे आर था तो फोर्स क्या थी, वो वैल्यू। तो एफ न्यू विल बी इक्वल टू एफ आउट। वो क्या है, आपकी जो फोर्स है वो 4 टाइम डिक्रीज हो गई है। जो न्यू वैल्यू फोर्स है वो एफ की वजह से 4 टाइम कम हो चुकी है जब डिस्टेंस डबल होता है। इसी तरह जब आप डिस्टेंस ट्रिपल करेंगे तो फोर्स 9 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अगर आप डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी। मीन अगर आपको पहले आ रहा है, अब मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, आपने यहाँ वीडियो पॉज करके देखना है आपसे। अब हम डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो फोर्स बढ़नी चाहिए। अगर डिस्टेंस हाफ करेंगे तो फोर्स डबल होना चाहिए। तो आप लेट्स सपोज आपने अब फोर्स की न्यू वैल्यू फाइंड करनी है जब आपका डिस्टेंस हाफ रह जाएगा, आर की बजाय R/2 रह जाएगा। तो आपने न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स फाइंड कर दी है। जस्ट फॉर्मूला में आप जगह R/2 पुट करना है। तो ये भी कंडीशन जैसे ये बन जाएगी, इसकी जगह आप एफ पुट कर सकते हैं और न्यू वैल्यू चेक कीजिए आपको। चलो, अब क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 ये कहता है कि अर्थ अट्रैक्ट्स अ सैटेलाइट, व्हाई डज द सैटेलाइट नॉट फ्लाई ऑफ। ठीक है। इस तरह एक क्वेश्चन इसकी रिलेटेड मुझे भी बन सकता है। चलें पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये फ्लाई ऑफ क्यों नहीं करता। इसकी एग्जांपल भी वही आप देख लेंगे, स्टोन और थ्रेड वाली है। कि लेट्स सपोज कि ये आपका हाथ है, क्योंकि जस्ट सपोज कर लें, और इससे आपने एक धागा पकड़ा हुआ है, एक थ्रेड है जिसके एंड पर आपने एक स्टोन को बांधा हुआ है। अब आप इसे रोटेट कर रहे हैं, आप इसे घुमा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ये फ्लाई आप क्यों नहीं कर रहा। तो एक वो हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द फोर्स causes ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन। ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दायरे में घूमने पर मजबूर करती है, वो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही डिपेंड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट्स की मोशन को दायरे में बरकरार रखने की। तो इस केस में ये स्टोन फ्लाई आपको मिलता रहा। रीजन क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसकी रीजन है। अगर यहाँ से धागा टूट जाए तो ये क्या करेगा, फ्लाई ऑफ का। ओके। अब क्वेश्चन इससे आप कनेक्ट करें अर्थ सैटेलाइट के साथ। फर्स्ट करना ये आपकी अर्थ है और ये आपका सैटेलाइट है। ठीक है। ओके। अब इसकी आंसर मैंने पॉइंट्स के तो लिखा है कि अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अर्थ ने इस सैटेलाइट पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगाई। ऐसा जो फोर्स है, इट एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, and this attraction force will provide the necessary centrifugal force which will bound the satellite to move around the earth in circular motion। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है असल में वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सैटेलाइट फ्लाई ऑफ नहीं कर रहा, बल्कि उसके राउंड रिवॉल्व कर रहा है। जैसे जब तक धागा नहीं टूटता स्टोन वाले केस में, तब तक पत्थर रिवॉल्व करता रहता है। इसलिए क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो धागा खुद प्रोवाइड कर रहा है फिजिकली। यहाँ फिजिकली कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। तो इसमें आप इस तरह के तमाम क्वेश्चन में आप इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान में रख लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए। अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। न्यूटन लॉ का सब टॉपिक है वैल्यू ऑफ जी एंड हाइट। क्वेश्चन को याद करने से पहले मैंने ये आपसे कहा था क्लास 1 में भी, एक होता है एक्सलरेशन। ये ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन जी एक्चुअली एक्सलरेशन ही है। किस वक्त, जब आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन में होता है तो एक्सलरेशन हम कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल कर दें, हाइट से नीचे गिरा दें या रिड्यूस कर दें, जब उसकी मोशन फ्री फॉलिंग मोशन होगी तो तब दी एक्सलेशन ग्रेविटेशनल एक्सलेशन भी बन जाता है। पहले समझते हैं कि एक्सलेशन होता क्या है। एक्सलेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेशन।
आपको आसान है तो मैं समझाऊँ। फर्ज कर लें ये कोई कार है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आप कह लें v1 वोट से 10 मीटर पर सेकंड। कुछ टाइम फर्ज कर लें कि 10 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट ने, इस कार ने एक्सेलरेट किया है, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया है फॉर द टाइम लिमिट ऑफ 10 सेकंड। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन आपकी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी आउट ऑफ टाइम ड्यूरेशन। तो चेंज कितना आया है? आपकी फाइनल वेलोसिटी 20 है और आपकी इनिशियल स्टार्टिंग 10 है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो फिर चेंज आया है 20 - 10 आउट ऑफ 10। ओके, अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा? 10/10 और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? अब जरा इसको आप समझना है कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हर गुजरते हुए हर 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बढ़ी है, चेंज हो गया। मीन कि जब टाइम था, फर्ज कर लें यहाँ 0 सेकंड, तो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 0 सेकंड से 1 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 10 से बढ़कर 11 हो गई। जब टाइम 1 से 2 सेकंड हुआ तो तब वेलोसिटी आपकी 11 से बढ़कर 12 हो गई। इस तरह चलते चलते जब आपका टाइम 5 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी आपकी 15 मीटर पर सेकंड हो गई। इसी तरह फाइनली हर गुजरते हुए 1 सेकंड के साथ वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकंड की तरह से इजाफा हुआ है। तो फाइनली जब आपका टाइम 10 सेकंड गुजरा तो आपकी वेलोसिटी 19 से बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड है। यानी कि जब आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब ये होगा, इसका फिजिकल मीनिंग ये होगा कि हर गुजरते हुए 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकंड का इजाफा हुआ। अब सोचिए अगर मैं कहता हूँ कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि फर्ज कर लें कि स्टार्ट में आपकी वेलोसिटी है, फर्ज कर लें रेस्ट पर है, 0 मीटर पर सेकंड है। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा। अभी 0 मीटर पर सेकंड है, तो आफ्टर 1 सेकंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम 2 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना गुजरा है? 1 सेकंड। वेलोसिटी में इजाफा 2 मीटर पर सेकंड हुआ क्योंकि एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब नेक्स्ट देखें, अगले 1 सेकंड में, आफ्टर नेक्स्ट 1 सेकंड, when time will become 2 seconds overall time, but duration for this interval is again 1 second। तो वेलोसिटी जो है वो 2 से बढ़ के 4 हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए जब आपका टोटल टाइम 3 सेकंड हो जाएगा, वेलोसिटी 4 से बढ़कर 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी कि गुजरते हुए हर 1 सेकंड के साथ वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो रहा है। अब आप हर किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन फाइंड कर लें। एक्सेलरेशन क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी, मीन आपकी फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 आउट ऑफ टाइम। किसी भी आप ड्यूरेशन में चेक कर लें, आपका एक्सेलरेशन 2g आएगा। कैसे? फर्ज कर लें हम इस टाइम इंटरवल की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 6 हुई है और इनिशियल 4 थी। कितने टाइम में? 1 सेकंड। तो 2/1, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप किसी भी पॉइंट पर चेक कर लें, आप कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, आपका एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। अब मैंने ये बात क्यों डिस्कस की हो, चलें आप चलते हैं एक्सलेशन को ग्रेविटेशन एक्सलेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी था, 10 क्लास 1 में ये पॉइंट रह गया था कि आपको सिर्फ वैल्यू नहीं याद हो, आप सिर्फ पॉइंट्स ना देख लो ये कैसे आ रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन क्या तक नहीं, बल्कि आपको जो फिजिक्स बिहाइंड है, ये कैसे वर्क कर रही है, ये होता क्या है, इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो जाहिर जरूरी है मेरे नज़दीक। फर्ज कर लें मैं कहता हूँ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, ये अंडरस्टूड है, ये आप कह लेंगे एक्सपेरिमेंटल
अगर क्रिएशन है वो एक्सपेरिमेंट्स पर बेस कर रहा है कि जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन जी होता है मीन है ए ही, लेकिन फ्री फॉल केस में ये ए जो है ये जी बन जाता है। और अजीब बात है कि इसकी वैल्यू फिक्स है और वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ हम समझने के लिए फर्ज कर लें कि एक्सलेशन जी है और राउंड अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड। हम न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये यूज करूँ ताकि आसानी से हम कवर कर सकें। इसका मतलब क्या है? एक्सलेशन में क्या पड़ा था कि हर गुजरते हुए 1 सेकंड में जितना वेलोसिटी में इजाफा होता है वही एक्सलेशन होता है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है कि अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड में जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन भी होता है वो कांस्टेंट होता है। वो हर ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट है। ये मैथ्स पर डिपेंड ही नहीं करता, चाहे आपका मैथ्स 1 kg का हो या आपका मैथ्स 1000 kg का हो। हर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशन एक्सलेशन जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। यानी कि एक तरफ आप कोई भी ऑब्जेक्ट गिरा रहे हो, जैसे कि जो छोटा सा कह लें कि रैपर है, दूसरी तरफ कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स है, तो दोनों की जो वेलोसिटी में इजाफा होगा गुजरते हुए हर 1 सेकंड के बाद वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। ये मैं एक आपको छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि आप देखोगे कि जो छोटी ये जो आप समझ लेंगे कार वगैरह या छोटी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई कपड़ा टुकड़ा वगैरह, जिस तरह ये रुमाल है, तो आप एक तरफ इसे गिराएं और एक तरफ कोई हैवी ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई ईंट वगैरह गिराएं, तो आप देखेंगे ईंट पहले पहुंच जाती है और ये रुमाल बाद में पहुंचता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी की वैल्यू कम है एक के लिए, नहीं, कांस्टेंट है। लेकिन इसमें एक और फैक्टर आ जाता है एयर रेजिस्टेंस का। अगर आप किसी रूम में से एयर निकाल दें, बिल्कुल खाली कर दें रूम को, वैक्यूएट कर लें वैक्यूम पंप से, और तब एक तरफ एक रुमाल को और एक तरफ इस गिलास को गिराएं, तो दोनों एक ही टाइम में, इक्वल टाइम में नीचे पहुंचेंगे, जमीन की टच करेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा ये कार से वीडियो। लेकिन पहले अब ये समझना कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को जब आप रिलीज करते हैं तो गुजरते हुए हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो जाता है। फर्ज कर लेंगे ये जो ऑब्जेक्ट है अभी रेस्ट पर है, ठीक है। तो फर्ज कर लेंगे आप किसी टॉल बिल्डिंग के एंड पर खड़े हैं और आप रिलीज करते हैं एक ऑब्जेक्ट को। फर्ज कर लेंगे बॉल है, ये बॉल है, जिससे अब आप रिलीज करने जा रहे हैं। इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है? v10 रेस्ट में है। अब आप इसे छोड़ते हैं। एक्सपेरिमेंट से ये कहते हैं कि जब आप इसे रिलीज करेंगे तो 1 सेकंड के बाद, जैसे ही टाइम 1 सेकंड गुजरेगा, जब जब बॉल फर्स्ट के लिए यहाँ पहुंच गया, अब इसकी वेलोसिटी जो v10 थी, अब v2 जो है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी कि एक्सेलेरेशन कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, 10 - 0 आउट ऑफ टाइम 1 सेकंड। एक्सेलेरेशन कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट अगले 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक इसने कितना लिया है? 1 सेकंड लिया है, इतना डिस्टेंस कवर किया। अब डिस्टेंस में थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, इसकी रीजन क्या है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी अब और बढ़ेगी, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा अगले 1 सेकंड में। अब नेक्स्ट 1 सेकंड में, यानी कि जब टोटल टाइम 2 सेकंड हो जाएगा, फर्ज करने के बाद यहाँ पहुंच गया, अब आपकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी में मजीद 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा होगा। तो फर्ज करेंगे कि v3 है वो 10 से बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। अगर आप सिर्फ एक्सलेशन फाइंड करेंगे तो वो अगेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। फाइनल 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 आउट ऑफ टाइम 1 सेकंड, सो 20 - 10 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब मजीद नेक्स्ट 1 सेकंड में अब ये ज्यादा डिस्टेंस क्यों करेगा? क्योंकि अब इसकी वेलोसिटी 10 या 0 नहीं है, अब 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इनिशियली इस मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है और ये बदलती बढ़ती जाएगी। जैसे ही अगला 1 सेकंड कंप्लीट होगा, फर्ज कर लें बॉल यहाँ पहुंच चुकी है, तो जो v4 है वो 30 से बढ़कर अब 20 से बढ़कर सॉरी 30 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। और इस टाइम ड्यूरेशन में भी इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली ये एक्सेलरेशन नहीं है, फ्री फॉल में हम इस एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी कहते हैं, तो मैं इस ए को जी से कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये जी है। ये अजीब सी बात है कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में हर ऑब्जेक्ट के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो कांस्टेंट है, और वो है राउंड अबाउट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। चले चलते हैं अब वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी विद हाइट। ओके, क्वेश्चन क्या है?
चलो ये रिवीजन थी। एट हाइट इंक्रीजेस, सो डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इंक्रीजेस, सो ग्रेविटेशन एंड अट्रैक्शन डिक्रीजेस। क्योंकि जो जी है, ये होता है आपका कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ आउट ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस है, ये याद रखिएगा, ये सेंटर ऑफ अर्थ से है, ये सरफेस ऑफ अर्थ नहीं है। कैसे कि अगर ये आपकी अर्थ है, तो ये इसका सेंटर है। जो अर्थ का रेडियस है, अगर आप सपोज कर लें अर्थ लाइक अ फुटबॉल, तो जो अर्थ का रेडियस है वो कैपिटल आर है, और वो है 6400 किलोमीटर। ठीक है। अब सरफेस ऑफ अर्थ से जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, उसमें हम ये भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम जब डिस्टेंस लेंगे दो ऑब्जेक्ट्स का अट्रैक्शन फोर्स के लिए, वो हम इन दोनों के सेंटर से लेंगे। फर्ज कर लेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ है। अब इसका जो, और इसका सेंटर ये है, इसके सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक जो फासला है वो है आपका समावला। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस आप कहते हैं। अब इसको हम दो से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका कैपिटल आर है, और फिर सरफेस से लेकर वो सेंटर तक आपका हाइट एच है। यानी आप कह सकते हैं जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर प्लस इसकी हाइट सरफेस ऑफ आर से कितनी है, इन दोनों में सम ऑफ आर है। अगर आप ऑब्जेक्ट्स नियर सरफेस ऑफ अर्थ है, तो आप आर की जगह कैपिटल आर ट्रैक पुट कर सकते हैं, सिर्फ 6400 किलोमीटर। लेकिन जैसे हाइट ज़्यादा होगी, इतनी होगी कि हम कंपेयर कर सकते हैं आप कैपिटल आर के साथ, तो आपको वैल्यू बहुत पुट करनी पड़ेगी, अर्थ की रेडियस आर की भी और हाइट की भी। फर्ज करने की हाइट सिर्फ 10 किलोमीटर है, और एक तरफ 6400 किलोमीटर है, तो क्या फर्क पड़ेगा। अब अगर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा आप, मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई कीजिए। एक केस में आप कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 मल्टीप्लाई -11 है। ये वैल्यू देखें, चलिए ये ट्राई कीजिएगा। मैथ ऑफ अर्थ क्या है, 6 × 10⁻²⁴ kg। और एक और बात याद रखिए, जब आप वैल्यू फाइंड करने लगे तो आपने जो वैल्यू पुट करनी है वो ऐसा यूनिट्स में पुट करनी है। मैथ्स का यूनिट तो ऐसा ही है। वो किलोग्राम है, और जो डिस्टेंस का है वो मीटर है। तो डिस्टेंस आपने मीटर में ही पुट करना है, किलोमीटर में पुट नहीं करना। चलें, अब आर जो है, मैं कहता हूँ कि कैपिटल आर प्लस एच है, और हाइट में कहता हूँ सिर्फ 10 किलोमीटर है। तो 6400 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर। अब किलोमीटर में आप नहीं पुट कर सकते, आपने हमेशा वैल्यू मीटर में पुट करनी है, तो किलो की जगह आप प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। 10⁻³ प्लस 10 किलोमीटर है हाइट आपकी, तो 10 × 10⁻³ आप मीटर में आ सकता है। अब वैल्यू ये फाइंड कीजिएगा, मीन कि इस केस में मैंने हाइट रखी है सिर्फ 10 किलोमीटर। अब देखेंगे जो वैल्यू आएगी वो वेरी क्लोज टू 9.8 आएगी, यानी कि आप कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा। एक ये था केस वन, जिसमें मैंने हाइट यूज की है 10 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए हम नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू हमें 9.8 ही लेते हैं। अब दूसरी केस में आपने हाइट पुट कर देनी है 10 की जगह 10,000 किलोमीटर। ठीक है, तो 10,000 ना कर लें, 1,000 किलोमीटर कर लें। अब थोड़ा सा वैल्यू में चेंज आएगा। अब पहले ये G1 था, अब ये G2 अभी मालूम करना। तो ये वैल्यू 9.8 नहीं आएगी, 9.8 से कम आएगी, फर्ज करने के 8 आ रहा है, 8 मीटर पर सेकंड कह रहे हैं। तो मतलब क्या है कि हाइट बढ़ने से वैल्यू ऑफ जी जो है वो कम होगा। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन था। अब देखते हैं, क्वेश्चन ये है कि वाई इज जी स्मॉलर ऑन माउंटेन दैट एट सी लेवल। अच्छा, अब आपको ना एक और पॉइंट बता देता हूँ कि ये समुंदर, ये ऐसे बेसिकली हमारा जो हाथ है ना, ये परफेक्ट सफेद नहीं है। आप परफेक्ट फुटबॉल की जगह आप नहीं कह सकते कि इस तरह है। ठीक है, इसमें गड़े हैं। फर्ज कर लेंगे ये है हमारा अर्थ, कोई मुकाम है इसके बहुत ऊंचे हैं, कुछ हैं वो बहुत इसके गहराई में हैं, इस तरह है। तो होता क्या है, जो इसके पॉइंट्स हैं ना, हाइट में इंतहाई कम, वहाँ पानी इकट्ठा हो गया है। ठीक है, फर्ज करेंगे ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, ये आपके बन गए हैं सी।
नंबर जो हाइट में है, मैक्सिमम हाइट में है, वो आपके हैं माउंटेन्स। ठीक है, जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ है। और जो लोएस्ट पॉइंट है, आई थिंक इट्स समवेयर इन बिटवीन पैसिफिक ओशन। जो फ्रंच है एक, वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। आई थिंक उसकी जो डेप्थ है वो अराउंड अबाउट 11 किलोमीटर है। ठीक है, जो डेप्थ है उसकी अंदर ही अंदर। और जो माउंट एवरेस्ट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है फर्ज करने जो ये है, तो उसकी जो हाइट है वो आई थिंक 8848 मीटर है। आप क्या लेंगे, 8 मीटर, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम हाइट है आपकी उस दुनिया में, माउंटेन की, माउंट एवरेस्ट की जो नेपाल में है, आप उस हाइट को, उस माउंटेन को उठाकर उस पैसिफिक ओशन में रख दें, उस खास जगह पर, यहाँ सबसे डीपेस्ट पॉइंट, आई थिंक मरियाना ट्रांच है उसका नेम। तो आपका जो सारा माउंट एवरेस्ट माउंटेन है वो इसमें डूब जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सी लेवल पर वी वैल्यू ऑफ ये वो कम है और इस पर काम ज़्यादा क्यों है। सेम सी रीजन है, आपकी जो जी है वो है GME और आर स्क्वायर। ये सारा डिपेंड करे डिस्टेंस पर, सेंटर ऑफ अर्थ फर्क करेंगे, सेंटर ऑफ अर्थ है। अब सी लेवल, फर्क करेंगे, ये सी लेवल है, तो सेंटर ऑफ अर्थ से जो सी लेवल का डिस्टेंस है वो कम होगा। और जो माउंट एवरेस्ट है, वहाँ अगर आप देखें तो सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है उस हाईएस्ट पॉइंट का ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा, आप देखें ना, ये 11 किलोमीटर सरफेस, खास करें ये सरफेस ऑफ अर्थ है। मरियाना ट्रांच इस सरफेस ऑफ अर्थ से 11 किलोमीटर नीचे है। ये आपकी मरियाना ट्रांच में एम से डिनोट कर रहा है। इसकी डेप्थ इस सरफेस लेवल से 11 किलोमीटर नीचे है। और आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो सरफेस ऑफ अर्थ से तकरीबन 8 किलोमीटर, एवरेस्ट है वो 8 किलोमीटर नीचे है। अब देखें कितना डिस फर्क आ गया है दोनों में। और फर्क कर लें, यहाँ आपका सेंटर ऑफ अर्थ है। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ अर्थ से जो आपका सरफेस है वहां तक का फासला जो वो तो है 6400 किलोमीटर। लेकिन जब आप ये मरीना ट्रंच पर वैल्यू ऑफ व्यू फाइंड करना चाहेंगे तो आप 6400 किलोमीटर से ये 11 किलोमीटर माइनस करेंगे। ठीक है, तो 64 की बजाय ये 6389 हो जाएगा। और आपका जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ, लेकिन जब आप माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे 6400 में आप 8 मजीद ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6408 किलोमीटर। अब दोनों के लिए आर की वैल्यू पुट कर दें। मैराना ट्रांच के लिए जो डीपेस्ट पॉइंट है सी लेवल पर, तो आपकी पॉइंट एवरेस्ट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है ऑफ अर्थ है, तो दोनों की यहाँ जी की वैल्यू और आएगी, यहाँ कम आएगी। तो अब देखें, ये रीज़न है कि माउंटेन्स हैं, दे आर फर्दर फ्रॉम अर्थ सेंटर, सो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, देयरफॉर ये डिक्रीजेस। तो ये रीजन था। ये शॉर्ट क्वेश्चन था, मैंने डिटेल में बताया ताकि आपके दिन में ये हो जाए कि हाइट के साथ वैल्यू ऑफ जी कम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a student says the mass of an object decreases at high altitude. Explain why this statement is incorrect. बच्चे, मैथ कभी भी चेंज नहीं होता, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ है। आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ, मैथ नेवर चेंज। मैथ क्या है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। आपका वेट चेंज करता है, क्योंकि वेट जो है वो डिपेंड करता है मैथ मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ जी। मैथ कांस्टेंट रहता है। हाँ, वैल्यू ऑफ जी कम होगी, चेंज होती रहती है हाइट के साथ। फर्ज कर लें कि एक केस में आप वेट फाइंड करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पर, मैथ आपको उसका 50 kg है, लेकिन वैल्यू ऑफ जी जो अर्थ सरफेस पर वो अराउंड अबाउट 10 है। अब आप यहाँ वेट फाइंड करेंगे, जो वेट आएगा वो 500 न्यूटन आएगा। लेकिन अब आप चले जाएं हाइट पर, मीट फर्ज कर लें कि आप वैल्यू ऑफ जी है, आ, हम एक दफ़ा पढ़ा था, ये कर लेते हैं। फर्ज कर लें, मैं आपसे कहता हूँ कि आप वैल्यू ऑफ जी फाइंड करें जब आपकी हाइट आपकी रेडियस के बराबर हो। समझ आ गया आपको।
मीन्स यह आपका अर्थ है, इस अर्थ के सेंटर से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो आपका हाइट, वो आपका रेडियस आर है, वो 6400 किलोमीटर है। अब जितनी हाइट यहाँ इस आपकी सरफेस ऑफ अर्थ से होगी वो आपकी हाइट होगी। वो कहता है हाइट भी आपकी इस आर की इक्वल है, यानी कि मजीद नहीं आर ऊपर। तो यहाँ आप बात करेंगे ब्लैक पॉइंट मीन कि 6400 किलोमीटर ये, तो 6400 मजीद ये, यानी कि आपकी जो हाइट है वो आपकी कैपिटल आर के बराबर है। आपको पता है जब वो स्मॉल आर है, एक रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट की इक्वल होता है। और अब आपने हाइट की जगह भी आर पुट करना है, तो आप आर जो है वो आर प्लस आर या आपका 2 आर आ जाएगा। ठीक है। अब आप रेडियस की जगह अब 2 आर पुट करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर है, तो वैल्यू ऑफ जी है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। मीन जी विल बी इक्वल टू जी एम, ये मेरा सब अर्थ है। पर आर स्क्वायर आर की जगह अब आप कैपिटल 2 आर पुट करेंगे, तो जी एम ई आर स्क्वायर तो ऐसे तो आ जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 है। तो ये सारा वो सेम जी ही है, लेकिन ये 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो जी की न्यू वैल्यू जो है वो आएगी जी आउट ऑफ 4, मीन्स कि आपका जी 4 टाइम कम होगा। ठीक है। मीन्स कि अब आप उस शख्स का जिसका आपने वेट सरफेस ऑफ अर्थ पर मेजर किया वो आपको 500 न्यूटन आया। अब उस शख्स का वेट आप हाइट जो है वो 6400 किलोमीटर पर बेयर करते हैं, तो जहाँ उसकी वैल्यू ऑफ जी जो है वो 10/4 है, मीन उसका 4 टाइम कम है, तो अब वेट कितना होगा? तो वेट मैस वही होगा 50 kg। अब जी की जगह आप 10/4 पुट करिए। ठीक है। अब जब मेजर करेंगे तो आपका वेट आ जाएगा, ये कभी भी 500 न्यूटन नहीं होगा, बल्कि इससे 4 टाइम लेस होगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरी क्वेश्चन हो गया आपका। अब ट्रांसफार्मर में रिवीजन। अच्छा, ट्रांसफार्मर में आपको दो चीजें मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ क्विकली। एक तो ये कि पहले आप ये कंसेप्ट देखें कि जब भी किसी वायर में से करंट गुजरता है, ये वायर है आपकी जिसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, होता क्या है कि उसके राउंड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगा। ठीक है। अगर करंट डीसी करंट होगा, डायरेक्ट करंट होगा, मीन की चेंज नहीं हो रहा होगा, कांस्टेंट रहेगा वक्त के साथ, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी वो भी चेंजिंग नहीं होगी, वो भी कांस्टेंट होगी। मीन की कांस्टेंट करंट विल लीड्स टू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मीन कि अगर करंट कांस्टेंट है, करंट आई कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी, ये सिंबल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो ये भी कांस्टेंटली जनरेट होंगे। ठीक है। अगर करंट चेंजिंग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंजिंग होगी। फर्ज कर लें अब इस वायर में से एसी करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। जो वक्त के साथ फ्लक्चुएट करता है मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन के दरमियान एक साइकिल की सूरत में। अब फर्ज कर लें कि करंट एसी फ्लो कर रहा है, एसी का जो वेव फॉर्म और साइनोसॉइडल होता है, इनके जीरो से स्टार्ट करते हैं, वो वक्त के साथ बढ़ता है, और टाइम T/4 में ये मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच जाता है। फिर ये कम होना शुरू हो जाता है, और जब हाफ टाइम गुजरता है तो ये फिर जीरो होता है। फिर जब टाइम उसका 75% टाइम पास होता है एक साइकिल का, एक सेकंड का, तो फिर ये मिनिमम पोजीशन में यानी कि अपोजिट पोजीशन में मैक्सिमम होता है नेगेटिव डायरेक्शन में। और फिर ये काम होना स्टार्ट होता है, और जब एक सेकंड पूरा होता है आपका टाइम पीरियड टी होता है, तो फिर जीरो हो जाता है। यानी यहाँ तक टाइम T/4 था, यहाँ टाइम आपका हाफ हुआ, यहाँ आपका टाइम 3/4 हुआ, तो यहाँ आपका फिर कंप्लीट टी टाइम पीरियड टी हो चुका है। ठीक है। तो ये इसकी कैलकुलेशन है, क्योंकि जैसे ही करंट बढ़ता है अम्पेयर लॉ के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी। अगर करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम होगी, करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैनिश होगा। यानी कि चेंजिंग करंट विल लीड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कनेक्ट करेंगे हम ट्रांसफार्मर के साथ। अब ट्रांसफार्मर की एक कॉइल है जिसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। फर्स्ट करने में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देना। ठीक है। तो ये कॉइल है सेकेंडरी कॉइल। अब मैं इसे स्टेप डाउन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी कॉइल के हैं कम है प्राइमरी कॉइल से, तो इस वजह से ये स्टेप डाउन है। अब होगा क्या, ये जो है वो वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स के साथ कनेक्ट है, इसमें से एसी करंट फ्लो कर रहा है। अब एसी करंट इसमें से गुजर रहा है, उसकी वेव फॉर्म मैंने बता चुका हूँ इस तरह से। ठीक है। अब इसमें से जब चेंजिंग करंट पैदा होगा,
तो चेनिंग करंट की वजह से इसके इर्द गिर्द चेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पैदा होंगी। ठीक है। अब उस एरिया में जहाँ ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो रही होती हैं, उस एरिया में हम सेकेंडरी कॉइल भी रख सकते हैं। अब फैराडे लॉ, ये था एम्पीयर लॉ कि अब जब किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उसके राउंड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं। अब करंट चेंजिंग होगा तो चेंजिंग पैदा होंगी, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पैदा होंगी, ज्यादा स्ट्रेंथ में होंगी, कम होगा तो कम में होंगी। अब इसका जो यूनिवर्स है वो बाद में डिस्कवर किया था और हेंटन और फैराडे ने आए हैं कि जैसे चेंजिंग करंट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, इसी तरह चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट भी इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है। ये मैक्सवेल इक्वेशन में ये कमी पूरी की गई थी। उसी में एक फ्लॉ था जिसको कवर करने के लिए ये सारा कुछ किया गया था, और जिसके रिजल्ट में ये वंडरफुल सारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जनरेट किया गया है, दिया गया है वर्ल्ड को। तो आप इतना याद रख लें, जैसे किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उसके राउंड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा होती है। अगर ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ में पैदा होगी। अगर चेंजिंग करंट होगा, बढ़ता हुआ और कम होता हुआ, फ्लक्चुएट करता हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी उस हिसाब से पैदा होगी। इसी तरह इसकी इन्वर्स में, इसके जवाब में हम कह लें, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होती हैं अगर वो किसी मेटल के साथ इंटरेक्ट करें तो वो उस मेटल में, उस कंडक्टिंग वायर में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंजिंग करंट इंड्यूस करती है। ये है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्योंकि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और ये कनेक्ट कर रही हैं एक कंडक्टिंग वायर के साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ, तो चनेट अब हमने एक वर्ड पढ़ा था फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है कि किसी कंडक्टिंग वायर में से, सर्फेस में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन गुजरे, वो होता है फ्लक्स। अगर नंबर ऑफ लाइंस चेंज हो रही हो तो हम कहते हैं चेंजिंग फ्लक्स है। फर्ज कर लें अब करंट ने यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया जीरो से और मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचा। पहले फर्ज कर लें कि नेगेटिव फील्ड लाइंस इसमें से एक गुजर रही थी, इस सेकेंडरी कॉइल में से। जैसे करंट मैक्सिमम हुआ तो एक से तीन हो, फ्लक्स चेंज हुआ, तो चेंजिंग फ्लक्स की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ, वोल्टेज इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल। अब जो करंट है वो कम होगा, मैक्सिमम से मिनिमम मिनिमम की तरफ जाएगा, तो फ्लक्स जो है वो तीन से कम होगा फिर वन होगा। मीन चेंज तो आया है ना, चेंज जो है वो जरूरी है करंट इंड्यूस करने के लिए सेकेंडरी कॉइल। अब क्या होगा, इस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से अगेन ईएमएफ इंड्यूस होगी, फिर करंट बढ़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। अब जो है वो उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो फिर करंट इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। उस प्राइमरी कॉइल में चेंज इन करंट और चेंज इन फ्लक्स की वजह से जो लिंक है सेकेंडरी कॉइल के साथ, इस सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ, वोल्टेज, करंट इंड्यूस होता रहता है जो आगे सप्लाई हो जाता है। ये ट्रांसफार्मर यूज क्यों होते हैं, स्टेप अप के लिए और स्टेप डाउन के लिए, क्योंकि जब हम पावर को जहाँ से हम ट्रांसमिट करते हैं वहाँ वोल्टेज बढ़ा देते हैं ताकि करंट कम हो और पावर लॉस मिनिमम हो। लेकिन जब हम घरों के नज़दीक ये वोल्टेज पहुंचता है, अब हम हाई वोल्टेज पर हमारी जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हैं घर पर यूज हो रही हैं वो ऑपरेट नहीं कर सकती। जैसे कि मैक्सिमम हमारी अप्लाइंसेज 220 वोल्ट में ऑपरेट करती हैं, तो ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप डाउन उस हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है। मजीद जब करंट घरों में आ जाता है तो कुछ डिवाइसेज ऐसी होती हैं जो 220 वोल्ट पर भी ऑपरेट नहीं करती, वो इस तरह मैन्युफैक्चर की जाती हैं, जैसे आपका फोन चार्जर है या लाइट बल्ब किसी, तो वो उसको फिर 220 को मजीद स्टेप डाउन करते हैं, ये जो आपके अडाप्टर चार्जर्स के होते हैं। तो इसके लिए जो मेन इक्वेशन है आपकी, ट्रांसफार्मर इक्वेशन आप कह सकते हैं, वो ये है। ठीक है। इसी पर आप क्वेश्चन हल करेंगे, इसी के मुताबिक आप न्यूमेरिकल हल करेंगे। जो रेशो है प्राइमरी वोल्टेज की, जो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है और सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज, वो इक्वल होता है जो रेशो होता है सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं और प्राइमरी कॉइल से जो नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब ये है कि ये कॉइल है ना, इसकी टर्न्स कितनी है कॉइल। अब इस केस में तीन है नंबर ऑफ टर्न, ये होगा रिपोर्ट करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं कि प्राइमरी वोल्टेज आपका 240 है, मीन आपको वीपी आ गया। ठीक है, 240। सेकेंडरी टर्म जो है मीन एन एस जो है वो कितनी है, 100 है। ठीक है, सेकेंडरी टर्म भी गिवन है, प्राइमरी टर्म भी गिवन है। सेकेंडरी टर्म जो है वो 100 है और प्राइमरी टर्म जो है वो आपको 400 गिवन है। आपने फाइंड करना है सेकेंडरी वोल्टेज, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, आप ये खुद कीजिएगा। आप इस इक्वेशन को जिस तरह मर्जी लिख लें, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वी एस आउट ऑफ वी पी विच इज इक्वल टू एन एस आउट ऑफ एन पी। अब आपने वी एस फाइंड करना था तो वी पी आप इधर शिफ्ट कर दें, तो वी एस विल बी इक्वल टू एन एस आउट ऑफ एन पी मल्टीप्लाई बाई वी पी। आपने वैल्यू पुट करनी है इन तीनों की। अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या जो वॉल्ट है, 60 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है।
आप क्वेश्चन पूछ आते हैं, देखा गया है कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है ट्रांसफार्मर कौन सा है। तो जो वोल्टेज को बढ़ा रहा होगा वो स्टेप अप होगा, जो वोल्टेज को कम कर रहा होगा वो स्टेप डाउन होगा। ठीक है। तो अब ये देखें, एक ट्रांसफार्मर है जो 240 को 12,000 वोल्ट का रहा है, तो ये स्टेप अप होगा। पावर लॉस। ठीक है। पावर लॉस में हमें एक इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हीट लॉस कह लें या पावर लॉस कह लें, आई स्क्वायर आर। ठीक है। तो इसलिए तो हम स्टेप अप करते हैं ट्रांसमिशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, अकॉर्डिंग टू पावर रूल, जब आपके वोल्टेजेस बढ़ते हैं तो करंट कम होगा। इस इक्वेशन को होल्ड करना ही करना है। तो पावर वन है इज इक्वल टू पावर टू, मीन आई वन वी वन विल बी इक्वल टू आई वन वी वन विल बी इक्वल टू आई टू वी टू। ठीक है। इस इक्वेशन को, इस इक्वेलिटी को होल्ड करने के लिए अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट को कम होना ही पड़ेगा, पावर सेम डिलीवर होगी। बस इसीलिए हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं कि ताकि करंट कम हो सके ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो ताकि हीट लॉस कम होगा। ओके। तो वाई इज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड एट वेरी हाई वोल्टेज, तो यही रीजन है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाई वोल्टेज करेंगे तो करंट लो होगा, जब लो करंट होगा, अब इसमें लो वैल्यू ऑफ करंट होगी तो हीट लॉस कम होगा, एनर्जी लॉस मिनिमम होगा। ठीक है। पावर लॉस, पावर आई भी हो सकता है। पावर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आई वी। अगर अगर आप ऑन लॉ यूज करते हुए यहाँ वैल्यू पुट करें, वी इज इक्वल टू आई आर यहाँ, तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर। इसकी फोर्थ फॉर्म भी है, अगर आई की वैल्यू आप पुट कर लें वी बटा आर, तो ये पावर जो है ये बन जाएगा वी स्क्वायर बटा आर। इस तरह भी आप पावर को तीन शक्ल में लिख सकते हैं। जहाँ अगर आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो तो जो भी रेलेवेंट फार्मूला आप फिट बैठ रहा हो क्वेश्चन के मुताबिक वो आप यूज कर लीजिएगा गिवन क्वांटिटीज की बेस पर। ये चलिए एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ट्रांसफार्मर वर्क विद डीसी? नो, बिकॉज ट्रांसफार्मर डीसी के साथ, डीसी करंट के साथ काम नहीं कर सकते। डीसी करंट में करंट कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट करंट की वजह से जो नेट इक्विवेलेंस पैदा होंगी वो भी कांस्टेंट होंगी उसके अराउंड। अगर नेट इक्विवेलेंस कांस्टेंट होगी तो फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा सेकेंडरी कॉइल में। फ्लक्स कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा, तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ वोल्टेज करंट रिड्यूस नहीं होगी। ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिक्रीज द वोल्टेज, ये भी रॉन्ग है, स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाते हैं। ट्रांसफार्मर वर्क यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंक्रीज वोल्टेज, ये भी गलत है, स्टेप डाउन को कम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही है कि मैंने अभी आपको बताया है कि सेकेंडरी कॉइल में या फ्लक्स चेंज होता है नेट इक्विवेलेंस की चेंज होने की वजह से, तो इसमें करंट रिड्यूस होता है, यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। चलो फाइनल हम रिकैप करते हैं। हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा जिसमें मेन था जस्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ के लॉ है, फोर्स है वो उसके डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर वेरिएशन ऑफ जी हमने देखा कि हाइट के साथ वैल्यू ऑफ जी में कैसे वेरिएशन आती है, जिसका मेन ये फार्मूला है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपका फैक्टर है वो आर है, डिस्टेंस, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है। और मैथ और वेट का फर्क देखा, और मैथ कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन जो वेट है क्योंकि ये जी के साथ कनेक्ट है, तो जैसे जी चेंज होगा वेट भी चेंज होगा। फिर ट्रांसफार्मर हमने देखा था, ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल पर वर्क करते हैं। स्टेप अप स्टेप डाउन में डिफरेंस क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन कैसे होती है, और क्यों वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है, और पावर लॉस का क्या फार्मूला है या कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारा हमने पढ़ा था। एक बस शार्ट सा डेमो था आपके लिए, इंट्रो था कि कैसे हम चार्ट पास में क्वेश्चन करेंगे। जब हम रेगुलर क्लासेस में जाएंगे तो हम हर चीज़ को डीपली स्टैंड करेंगे। हम जब फार्मूला ड्राइव भी करेंगे, समझे भी गए कि कैसे ड्राइव हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, सब कुछ हम डिटेल से करेंगे। तो इंशाल्लाह पहले ये हमारा लास्ट लेक्चर था। अब आप जैसे ज्वाइन करेंगे तो आपको जो कोर्स है वो फुल प्रोवाइड कर दी जाएगा, और जिसमें आप लेक्चर वीडियोस देखेंगे, और हर हफ्ते हमारी लाइव क्लास भी होगी। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, हम उस लाइव क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।